अपने आप को भगवान, आचार्य रजनीश और ओशो कहने वाले चंद्रमोहन जैन केवल अमीरों के गुरु थे। I am the rich man's guru. रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी गाड़ियों के शौकीन, सिर पर हीरे से जड़ी टोपी पहनने वाले ओशो शानदार और लग्जरी जीवन जीने के शौकीन थे। ये अपने मेडिटेशन से परम आनंद की अनुभूति दिलाने का दावा करते थे। इनके मेडिटेशन भी नेक्स्ट लेवल के थे, जिनमें सेक्स थेरेपी, संभोग और कामोत्तेजक कलाएं भी शामिल थीं। दोस्तों, आखिर क्यों तत्कालीन भारत सरकार समेत नेपाल, अमेरिका और यूरोप के सभी देशों की सरकार ने इनके प्रवचन और कार्यक्रमों को बैन कर दिया? अपने समय के इतने फेमस तर्कशास्त्री, दर्शन शास्त्री, रहस्यमयी संत की मौत आखिर कैसे हो गई? एक इंटरव्यू में ओशो की मां ने कहा कि उन्होंने उसे मार डाला। ओशो की मां का संकेत आखिर किसकी तरफ था? क्योंकि जब ओशो की मौत हुई तब उनके साथ उनके कमरे में उनके केवल 2 प्रिय शिष्य ही थे, जयेश और अमृतो। और क्यों ओशो की मौत डिक्लेयर करने वाले डॉक्टर ने अमृतो और जयेश से ही कॉज ऑफ डेथ पूछकर लिखा? और क्या हुआ ओशो के दुनिया भर में फैले आश्रमों और उनकी अथाह दौलत का? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 दिसंबर साल 1931 भारत के दिल मध्य प्रदेश के रायसेन के कुछवाड़ा में अपने नाना नानी के घर में ओशो का जन्म हुआ। पिता श्री बाबूलाल जैन और माता सरस्वती जी ने इनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन रखा, लेकिन ननिहाल में इन्हें सब रजनीश नाम से बुलाते थे। शुरुआत के कुछ साल ओशो अपनी नानी के साथ ही रहे, लेकिन 7-8 साल की उम्र में जब नाना नानी की मृत्यु हो गई तब ओशो अपने पैतृक घर गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में रहने लगे। ओशो ने अपनी प्राथमिक शिक्षा गाडरवाड़ा से ही प्राप्त की। इन्होंने अपनी कई किताबों में अपने दादा दादी का जिक्र किया है, जिन्होंने उनमें अलग तरीके से सोचने और समझने की शक्ति का संचार किया। बचपन से ही रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रश्न करने की शक्ति ओशो में थी। जैसे उम्र रही होगी मुश्किल से कोई 15 साल और मेरे दादा की उम्र रही कम से कम 60 साल। महात्मा ने उनसे कहा, आओ बच्चा बैठो। मेरे दादा ने मुझसे कहा, तुम्हें कुछ पूछना तुम पहले पूछ लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर मैं पूछ लूं। मैंने उनसे पूछा कि बच्चा एक जवाब दो। महात्मा बहुत नाराज हुए, कहने लगे मुझसे बच्चा कहते हो? मैंने कहा तुम मेरे दादा को बच्चा कह रहे हरामजादे, 60 साल की उम्र के बूढ़े को बच्चा कह रहे, तुम बच्चा नहीं महाबच्चा। दोस्तों, 20 साल की उम्र में ओशो का बीए कंप्लीट हो गया। फिर जबलपुर के हितकार्नी कॉलेज में दर्शन पढ़ने के लिए ओशो ने एडमिशन लिया। यहाँ का एक किस्सा काफी चर्चित है कि यहाँ के दर्शन शास्त्र की कक्षा में रजनीश प्रोफेसर से इतने सवाल पूछते थे कि प्रोफेसर अच्छे से पढ़ा ही नहीं पाते थे। कई बार तो क्लास का सिलेबस रजनीश की वजह से पूरा ही नहीं हो पाता था। ऐसे में प्रोफेसर और स्टूडेंट सब परेशान होकर प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं और प्रिंसिपल उनकी शिकायत पर ध्यान देते हुए ओशो से कहते हैं कि हम आपको अपने कॉलेज से निकाल रहे हैं, पर ओशो से यह भी कहते हैं कि हम आपको अपनी तरफ से डीएन जैन कॉलेज में दाखिल कराएंगे। डीएन जैन कॉलेज में एडमिशन तो हो गया, पर ओशो का सवाल पूछने का सिलसिला नहीं थमा। ओशो 26 साल के हो गए और इनकी कॉलेज की पढ़ाई तो पूरी हो गई, साथ ही कुशाग्र बुद्धि के रजनीश ने 10,000 से भी ज्यादा किताबें पढ़ ली। अब इन्होंने अपना प्रोफेशन टीचिंग को चुना और रायपुर के संस्कृत कॉलेज में दर्शन पढ़ाने लगे। 3 साल रायपुर में रहने के बाद रजनीश फिर से जबलपुर लौट आए और जबलपुर के महाकौशल कॉलेज में फिलॉसफी के प्रोफेसर बन गए। और यहाँ रजनीश फिलॉसफी के बेहद विद्वान और तेज तर्रार प्रोफेसर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। पर जरा सोचिए कि जबलपुर के महाकौशल कॉलेज के दर्शन का एक प्रोफेसर इतना बड़ा तर्क शास्त्री कैसे बन गया कि उनके तर्कों का तोड़ उस समय के किसी भी दार्शनिक के पास नहीं था। और उसी समय के सभी विद्वानों और दर्शन शास्त्रियों ने उन्हें भगवान कहकर बुलाया। यहां तक हमने ओशो के सामान्य जीवन को जाना। आइए अब जानते हैं ओशो के विशिष्ट जीवन को। ओशो का यह विशेष जीवन शुरू हुआ प्रोफेसर रहने के दौरान ही। ओशो ऐसे शिविर लगाते थे जिनमें लोग राजनीति, धर्म और सेक्स से जुड़े सवालों को पूछ सकते थे और उनका ओशो ऐसा जवाब देते थे कि उनके तर्क का तोड़ किसी के पास नहीं था। उनके ऐसा करने से लोगों ने ओशो को आचार्य रजनीश कहना शुरू कर दिया। आचार्य रजनीश के शिविर का महत्व अब बढ़ने लगा। लोग उन्हें अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों में बुलाने लगे और उनका शिविर लगवाने लगे। ओशो को भी ये काम पसंद आने लगा और 1969 में जब ओशो 38 वर्ष के हुए तो उन्होंने यूनिवर्सिटी जाकर अपने प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर उसी साल जबलपुर से मुंबई चले गए। और मुंबई क्यों? क्योंकि 1 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी मुंबई की एक महिला लक्ष्मी कुर्वा से। लक्ष्मी उनकी पहली फॉलोवर्स और बाद में पर्सनल सेक्रेटरी भी बनी और ओशो के मुंबई आने का एक कारण भी। दोस्तों, मुंबई पहुंचकर ओशो ने एक नियम बनाया कि जो भी फॉलोवर उनसे जुड़ेगा ओशो उनका एक नया नाम रखेंगे, ताकि वे अपनी पुरानी जिंदगी से कटाव महसूस कर सकें और अपनी नई और अच्छी जिंदगी को महसूस कर सकें।
इसलिए उन्होंने सबसे पहले नाम बदला लक्ष्मी कुर्वा का और नया नाम दिया माँ योग लक्ष्मी। एक चीज और, यदि उनकी फॉलोअर्स महिला है तो उसके नाम के पहले माँ, और यदि पुरुष है तो उसके नाम के पहले स्वामी लगाया करते थे। फिर 1970 में रजनीश मनाली गए और वहां एक मूवमेंट चलाया, नियो या नव संन्यास मूवमेंट। इस आंदोलन में आचार्य रजनीश ने भारत के पुराने संन्यास की जगह अपना एक नया संन्यास दिया, जहां एक तरफ भारतीय वैदिक संन्यास में बहुत सारी चीजें अनिवार्य थीं और काफी सारी चीजें निषेध थी, वहीं इस ओशो के नए संन्यास में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। आपकी जो मर्जी हो आप कर सकते हैं और साथ में सन्यासी भी रह सकते हैं। ओशो का यह सहज संन्यास भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी पसंद आया और अब बड़ी मात्रा में ओशो के अनुयायी बढ़ने लगे। दोस्तों, रजनीश अपने व्याख्यान में राजनीति, धर्म, सेक्स और आत्मा के ऐसे तर्क देते थे कि लोग उनके तर्कों के मोह में फंस जाते थे। अपने व्याख्यानों में हमेशा पुरानी रीतियों और कर्म कांडों के खिलाफ मुखर होकर बोलते थे। उनका मानना था कि संगठित धर्म जो है वह हमेशा ही लोगों को विभाजित करने का काम करता है, जिसका मूल उद्देश्य पुरानी धार्मिक धारणाओं व रूढ़िवादी परंपराओं को समाज में प्रबल बनाए रखना है, भले ही उनकी आज के परिवेश में आवश्यकता बिल्कुल ना हो। इसी क्रम में इंग्लैंड से एक लड़की क्रिस्टीना वुल्फ स्मिथ ओशो से मिलने भारत आती है। दोस्तों, जनरली जितने भी लोग ओशो से मिलते हैं वे सब ओशो के रंग में रंग जाते हैं, लेकिन ये पहली लड़की है जो इंग्लैंड से ओशो से मिलने आई और ओशो स्वयं क्रिस्टीना के रंग में स्वयं रंग गए। ओशो जैसे सबका नया नाम रखते थे, वैसे क्रिस्टीना का भी नया नाम रखा और इन्हें नया नाम मिला मां प्रेम निर्वाणो। देश में सरकार बदली और 1970 के दशक में अब भारत में विदेशियों का आगमन बढ़ गया। ओशो को दुनिया के कई देशों के लोग बहुत पसंद करने लगे। पर्यटकों से ओशो को दान भी खूब मिलने लगा। ओशो ने स्वयं कई बार स्वीकार किया कि उन्हें बहुत ज्यादा दान मिलता है। दोस्तों, एक तरफ जहां सभी धर्मों और उनके धर्म गुरुओं का ध्यान गरीबों के ऊपर था, वहीं ओशो उस जमाने में कहते थे कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए क्योंकि मैं अमीरों का गुरु बनना चाहता हूं। और ओशो ने कहा, आई एम द रिच मैन्स गुरु। ओशो के अनुयायियों के लिए दो चीजें धारण करना अनिवार्य था, जिनमें एक थी माला, जिसमें एक लॉकेट लगी होती थी, लॉकेट के दोनों तरफ ओशो की फोटो लगी होती थी, और दूसरा था गेरुए और नारंगी कलर के कपड़े, जिससे ओशो के फॉलोअर्स को समाज में अलग पहचान मिलती थी। साल 1974 तक ओशो मुंबई आश्रम में रहे। इस दौरान मुंबई के मौसम और बेमौसम बरसात से ओशो को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगी। दोस्तों, मुंबई की बेमौसम बरसात और चिपचिपी गर्मी से परेशान होकर ओशो ने अपनी तासीर के अनुकूल पुणे के कोरेगांव पार्क में अपना नया आश्रम बनाया। साल 1975 चल रहा था और पुणे के कोरेगांव पार्क में ओशो का नया आश्रम बनकर तैयार हो गया था। इस आश्रम को ओशो ने नाम दिया ओशो कम्यून इंटरनेशनल सेंटर पुणे। यहाँ 30 से 40 हजार लोग प्रतिवर्ष विदेश से मिलने आते थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। आप जानते हैं कि जब पुणे आश्रम में सब कुछ ठीक ही चल रहा था तो ओशो को अमेरिका जाने की आखिर क्यों जरूरत पड़ी? दोस्तों, परम आनंद की अनुभूति कराने वाले ओशो के मेडिटेशन का तरीका अलग था। दरअसल ओशो ने पुणे के इस आश्रम में कई सारी थेरेपी चालू की थी, जिनमें से एक थी सेक्स थेरेपी। साल 1979 में ओशो की एक किताब आई, संभोग से समाधि की ओर। इस किताब के आने के बाद ओशो का भारत में जमकर विरोध होना शुरू हो गया। कई लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों का यह मानना था कि यह अश्लील साहित्य की किताब है। सभी धर्म के लोगों ने ओशो का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ओशो के उद्बोधन और विचार भारतीय संस्कृति के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। और तत्कालीन सरकार ने भी लोगों के इस विरोध का समर्थन किया और ओशो के आश्रम में चल रहे इस प्रकार के अनैतिक क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया।